हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना? तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड लेक्चर करेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे, है ना? अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इसका पहला लेक्चर आप देख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो हम लोग जो है इस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को जो है डिकोड करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं, है ना? उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो क्या है, ये चीजें जो है हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे कि, है ना, एनसीईआरटी के एक लाइन को समझना इतना आसान नहीं होता है। आप खुद से हो सकता है कि पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें समझ में आती होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती होगी और चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है तो लगता है अरे ये इस लाइन का तो क्वेश्चन जो है हमसे बना ही नहीं, जो है इस टॉपिक का, इस पैराग्राफ से जो है हमारा सवाल ही नहीं बन रही है ना, अटक गए जो है। फिर जा कर के उसको देखते हैं तो फिर लगता है कि जो है हमें इसको और अच्छे से समझना चाहिए था, बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए थे, इसीलिए जो है ये गलत हो गया। तो ये समस्याएं तब आती है जब हम अच्छे से एनसीईआरटी के लाइन को, है ना, उसके जो मीनिंग्स है नहीं समझ पाते हैं, तभी ये समस्या आती है। तो अगर हमें नीट में अच्छा स्कोर करना है, नीट में जो है बेहतर जो है परफॉर्मेंस करना है, तो फिर हमको एनसीईआरटी के एक एक लाइन को जो है डिकोड करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे वही जो है करेंगे। तो पहला लेक्चर जो है हो चुका था, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कैसे जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, फिर टू किंगडम के बाद जो है फिर कैसे वो थ्री किंगडम बना था, फिर कैसे फोर किंगडम बना था, फिर कैसे फाइव किंगडम बना था, है ना? ये सब चीज़ों को देखे थे। फिर जो है थ्री डोमेन जो है सिस्टम आया था, उसमें जो है कैसे मोनेरा को जो है दो डोमेन में बांटा था, बाकी जो थ्री जो है आपका यूकेरियोटिक किंगडम था उसको हर डोमेन में डाला गया था जो है। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग जो है अब ये भी चर्चा किए थे कि हम लोग अब इस चैप्टर में मेनली तीन जो है किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। रेस्ट जो टू किंगडम है उसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और फोर्थ में आपका एनिमल किंगडम आता है। इस चैप्टर में हम लोग मोनेरा, यानी कि इस लेक्चर में हम लोग मोनेरा वाला पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो। ये आपका मोनेरा किंगडम है, इसको हम लोग देखते हैं। तो लेट्स बिगिन, है ना? हम लोग स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो मेंबर्स है वो कौन है? बैक्टीरिया, है ना? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाला, या फिर ऐसा पूछेगा कि व्हाट आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ऑप्शन दे देगा आपका बैक्टीरिया, है ना, या कुछ अदर जो है नाम जो है लिख करके आपको दे देगा, तो उसमें याद रखना है बैक्टीरिया ही हमारा उसका
सोल मेंबर है ना। वायरस दे देगा, वायरवाइड दे देगा, कुछ भी लिख के दे देगा। तो मोनेरा में बैक्टीरिया जो है आपका मेन मेंबर है। दे आर द मोस्ट abundant माइक्रोऑर्गेनिज्म, है ना। ये मोस्ट abundant है, बहुत ही ज्यादा, है ना, नंबर में ये पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो क्यों बोले? क्योंकि हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, है ना। हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया आपका हर जगह पाया जाता है। Hundreds of bacteria are present in handful of soil, है ना। एक हैंडफुल ऑफ सॉइल अगर आप मिट्टी उठाते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आ सकता है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, हंड्रेड्स की जगह पे थाउजेंड्स, लैक्स, बिलियंस, है ना, कुछ लिख करके आपका एक क्वेश्चन बना सकता है। तो जहां जहां क्वेश्चंस बनेंगे या जहां जहां से PYQ आया हुआ है, हम उसका भी जो है यहाँ पे जिक्र करते जाएंगे। जहां जहां PYQ आया होगा PYQ लिख देंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वहां पे क्वेश्चन मार्क जो है लगा देंगे या क्यू लिखेंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग वहां पे भी रह सकता है, डिजर्ट में, स्नो, डीप ओशन, है ना, वहां पे भी आपको ये मिल सकता है। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सरवाइव, है ना, जहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव कर पाता है, वहां वहां भी ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ, अच्छा ये भी है, जो हॉट स्प्रिंग में होंगे तो वो कोल्ड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम जो है प्रेशर, एवरीथिंग जो है एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है। अगर उससे हम रेंज को घटा बढ़ा देंगे तो फिर वहां पे उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा या कम होगा। तो समथिंग ऐसा है। Many of them live in और on other organism as parasite, कुछ जो है बैक्टीरिया आपका पैरासाइट के रूप में रहते हैं, जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म है बट ये कैसा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर या इसके ऊपर में रह सकता है। जो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या उसके अंदर में रह रहा है तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। और एक चीज और हम लोग देखे थे कि कोई बैक्टीरिया है, अगर वो, है ना, कोई बैक्टीरिया है जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो कर रहा है और यहाँ से वो न्यूट्रिशन को ले रहा है, तब इस बैक्टीरिया को हम लोग बोल देते हैं सेपेरोफाइटिक बैक्टीरिया बोल देते हैं। और ये आपका हेटेरोट्रॉफ के अंतर्गत आता है, यानी जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा वो आपका इसमें आएगा। पैरासाइटिक बैक्टीरिया भी आपका हेटेरोट्रॉफी होगा, है ना। ये खुद से खाना नहीं बनाता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब आगे है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, है ना। इसको 4 कैटेगरी में जो है बांटा जाता है। ऑन देयर शेप, शेप कैसा है उसके आधार पे बैक्टीरिया को 4 जो है कैटेगरी में बांटा गया है। अगर वो स्फेरिकल है यानी कि कोकस, है ना, सिंगुलर कोकस हो गया, अब प्लूरल जो है वो कोकाई हो गया। तो स्फेरिकल होगा तो उसको कोकस बोलेंगे। अगर रॉड शेप है तो उसको बैसिलस बोलेंगे। अब प्लूरल को बैसिलाई, सिंगुलर में बैसिलस। और कोमा शेप्ड होगा
तो उसको विब्रियम बोलेंगे, और ये सिंगुलर हो गया, आप प्लूरल में उसको विब्रियो बोलेंगे। एंड चौथा जो है वो स्पाइरल है, उसको स्पाइरुलम बोलेंगे, है ना। और अगर प्लूरल बोलना है तो स्पाइरिला बोलेंगे। तो इस तरीके से आपका 4 कैटेगरी में बैक्टीरिया को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो देखिए कोकाई है ना, कोकस, कोकाई बहुत सारे हैं, तो कोकाई, तो ये कैसा है, स्फेरिकल है, गोल गोल है। बेसिलाई है, रॉड शेप का है, लंबा लंबा, एंड ऐसे करके रॉड जैसा हो गया आपका। और स्पाइरिलम, क्योंकि यह है आपका इस तरह से स्पाइरल है। और ये कोकाई राउंड स्फेरिकल था। और ये कोमा जैसा, ऐसे करके कोमा जैसा बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए इसको विब्रियो बोल देते हैं, है ना, कोमा जैसा है। अच्छा, फ्लैजिला बैक्टीरिया में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, मोटाइल होगा। अगर फ्लैजिला जो है आपका वो अब्सेंट है, तो फिर ये नॉन मोटाइल होगा बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, है ना, बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपका वेरी सिंपल है, बट उसका बिहेवियर जो है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला पूछेगा, या तो ऐसे पूछ सकता है कि द organism which is very simple and they show very complex behavior। और ऑप्शन में दे देगा आपका बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, प्रोटिस्टा, ऐसे करके। तो उसमें हमको बैक्टीरिया को चूज करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन बना सकता है या एमसीक्यू बना सकता है। दूसरा है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जो होता है उसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होता है, अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म। या मेटाबॉलिक में क्या है, केमिकल बनना टूटना, है ना, केमिकल का जो है ब्रेक डाउन होना, तो वो कैटाबॉलिज्म हो गया। कोई नया केमिकल का बनना तो वो एनाबॉलिज्म हो जाएगा, है ना। तो ब्रेक डाउन होकर के बहुत अलग अलग तरह का कंपाउंड बना सकता है। एनाबॉलिज्म होकर के अलग अलग कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकता है। तो ये बहुत वैरायटी तरह का मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है ना, अलग अलग कंपाउंड ब्रेक डाउन बन के हो रहा है। तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव आपका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, किसमें, बैक्टीरिया में। तो यहाँ भी एक जो है आपका क्वेश्चन बनता है कि विच ऑर्गेनिज्म shows मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है ना। तो यहाँ जहाँ क्वेश्चन एकदम से बनेंगे, यार ना यहाँ पे स्ट्रेस देना है, और बार बार जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये सब को जो है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाएंगे, तो फिर वहाँ धीरे धीरे ये सब कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रांग हो जाएगा मेमोरी में, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सब जाएगा। तो स्ट्रेस दे करके पढ़ेंगे, यहाँ यहाँ हमें स्ट्रेस देना है, क्योंकि ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आगे है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होता है, तो क्या सम, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, तो गलत हो जाएगा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, यानी कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में फूड बनाता है। बट तो मोस्ट ऑफ द नहीं, सम, उसमें भी आपका कुछ फोटोसिंथेटिक होता है और कुछ
कीमोसिंथेटिक होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो अभी चर्चा किए, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखो वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ जो बैक्टीरिया है जो खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है या तो डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेता है, वो वास्ट मेजोरिटी है, याद रखना है ना। हेटेरोट्रॉफ सबसे ज्यादा है ना, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ सम, है ना, और हेटेरोट्रॉफ मोस्ट या वास्ट, है ना। ऑटोट्रॉफ कुछ बैक्टीरिया होता है और हेटेरोट्रॉफ ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ ही होता है, मोस्ट या वास्ट। इसी के लिए वास्ट टर्म भी यूज किया जाता है, वास्ट मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। अब है दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म और ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फूड फूड, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग के सेंस में है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर पे जो है वो डिपेंडेंट रहता है फूड किसके लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अब यहाँ पे जो डोमेन बनाया था मोनेरा का, जो हम लोग वहाँ पढ़े थे, यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया लिखा हुआ है और यू बैक्टीरिया लिखा हुआ है। यही मोनेरा को दो डोमेन में बांटा था, है ना। थ्री डोमेन सिस्टम में मोनेरा को दो में बांटा था जिसका हम लोग चर्चा किए थे। एक हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हम लोग चर्चा किए थे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो वही आर्की बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। These bacteria are special since they live in some of the most harsh condition, है ना, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में जो रह सकता है, और ये स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, स्पेशल, याद रखना है। क्यों स्पेशल, क्यों बन जाता है ये, वो चर्चा करेंगे। तो हार्श जो हैबिटेट है वो जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में होगा, तो अगर एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में होगा तो वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम से बनेंगे, हेलोफाइल कहाँ रहेंगे, तो एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में। फिर है हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग होंगे, हो सकता है वहाँ पीएच भी आपका लो हो। एसिडोफाइल मतलब एसिड को पसंद करने वाला, यानी कि लो पीएच में ग्रो करने वाला। और थर्मो मतलब हीट, तो वहाँ तो ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा और पीएच भी आपका लो होगा, वहाँ पे ग्रो करेगा तो उसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड मार्सी एरिया, जहाँ पे दलदल एरिया हो, पानी वाला एरिया हो, है ना, तो वहां पे आपका मिथेनोजेंस मिलते हैं। मिथेनोजेंस, मिथेन को जनरेट करने वाला बैक्टीरिया, यानी कि वहां पे मिथेन का वो प्रोडक्शन करेगा, इसीलिए मिथेनोजेंस बोलते हैं। अब है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, है ना, वो अदर बैक्टीरिया से डिफर करता है किसमें, इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ना। और दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन सा जो फीचर है जो उसको रेस्पॉन्सिबल बनाता है ना, फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, तो सेल वॉल स्ट्रक्चर, है ना। क्या याद रखना है, ये जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यही जो है उसको एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने में रिस्पॉन्सिबल है। हेलोफाइल को याद रखना है ना, कहाँ रहता है, तो साल्टी एरिया में। थर्मोसिडोफाइल कहाँ पे, तो हॉट स्प्रिंग में। मिथेनोजेंस कहाँ पे, तो मार्सी एरिया में, है ना। ये सब चीजें याद रखना है। सेल वॉल स्ट्रक्चर ही उसको सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकता है। अब है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल।
वैसा एनिमल जैसे रूमिनेंट क्यों बोलते हैं, जिसमें रूमेन आपका पाया जाता है। जैसे काऊ है ना, बुफैलो है। ये सब में आपका खाना वो खाएगा पहले एनिमल, खाना खाने के बाद तो फिर से उस खाने को वो धीरे धीरे चबाता है। ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, है ना। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या, मीथेन गैस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये बैक्टीरिया। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, जो डंग्स होते हैं गोबर, वहां से ये मीथेन गैस बायोगैस बनाता है, इसको खाना बनाने में भी यूज किया जा सकता है। तो ये था आर्कीबैक्टीरिया में, ज़्यादा इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। एक तो हेलोफाइल, दूसरा थर्मोसिडोफाइल कहाँ होगा, फिर मिथेनोजेंस कहाँ होगा। मिथेनोजेंस आपका मार्सी एरिया में मिल सकता है, फिर या फिर एनिमल के गट में जो है आपका मिलेंगे, जो है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल में आपको मिलेंगे। और इसका जो एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेल वाल का स्ट्रक्चर इसका जो है थोड़ा यूनिक सेल वाल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि यू बैक्टीरिया में होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और डिफरेंट इतना होता है कि ये किसी भी कंडीशन में आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे एकदम हॉट कंडीशन में भी 100 डिग्री पे भी जो है वो का सेल वॉल कुछ नहीं होता है। अब आते हैं, आर्की बैक्टीरिया हो गया, अब आते हैं यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, है ना। ये जो है हमारा ट्रू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू बैक्टीरिया। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पे है हमारे अर्थ पे जो है थाउजेंड्स यानी लाखों बिलियंस में भी हमारे मिल सकते हैं, मिलते हैं जो है। दे आर करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, है ना। इसके पास एक रिजिड सेल वॉल होता है, यहाँ की इसका सेल वॉल और आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल डिफरेंट है। इफ मोटाइल, अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल है जिसका मतलब उसमें फ्लैगेला होगा, है ना। अगर बैक्टीरिया है तो इसमें जो है एक हो सकता है ना, दो हो सकता है ना। बहुत तरह का फ्लैगेला जो है आपका हो सकता है, या ऐसे करके हो, ऐसे हो ना, या एक ही जगह पे बहुत सारा फ्लैगेला हो, या फिर ऐसे करके आपका इस तरह से फ्लैगेला हो, या फिर आपका है ना ऐसे ऐसे अलग अलग तरह का फ्लैगेला हो। तो अगर फ्लैगेला है तो मोटाइल होगा, और सिंपल नहीं है तो ये नॉन मोटाइल होगा। फ्लैजिलम, है ना, अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम होगा। फ्लैजिलम मतलब एक फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब मल्टीपल फ्लैजिला। अब आते हैं, पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनो वर्ड जो है वो ब्लू ग्रीन के बदले में आया है, ब्लू ग्रीन को मिलाएंगे तो जो कलर बनेगा उसको बोलते हैं साइनो। हैव क्लोरोफिल ए, इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट में जैसा क्लोरोफिल ए होता है वैसे ही क्लोरोफिल ए यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में भी मिलता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जब क्लोरोफिल ए है तो आपका फोटोसिंथेटिक ये ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। और जब इवोल्यूशन हो रहा होगा, जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बना होगा, है ना, जब कंडीशन जो है आपका एनारोबिक था, यानी कि ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं था एनवायरनमेंट में, तो ये पहला ऑर्गेनिज्म हुआ रहा होगा जो फोटोसिंथेसिस करके CO2 को यूज करके और ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया होगा। तो और फिर जो है एनवायरनमेंट जो है ना एरोबिक कंडीशन में यानी कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन जो है हमारे एनवायरनमेंट में फिर प्रेजेंट हुआ जो है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, तो साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होगा। कॉलोनियल भी हो सकता है, यानी कि एक कॉलोनी में से करके कॉलोनी बना के रह सकता है, या फिर फिलामेंटस है ना, ऐसे करके आपका इस तरह का एक फिलामेंट जो है बनाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बना हुआ है ना, इस तरह का जो है एक जो है फिलामेंट जो है बना हुआ है।
इस तरह से। और कहाँ पे मिलेंगे? फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मैरीन वाटर में भी हो सकता है, और टेरेस्ट्रियल, है ना, एल्गी जो है आपका, यानी ब्लू ग्रीन जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी भी आपका हो सकता है। द colonies are generally surrounded by gelatinous sheath। याद रखना है, gelatinous sheath। उसी के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया, म्यूसिलेजिनस शीथ। दोनों एक ही चीज है, जिलेटिनस शीथ बोले या फिर म्यूसिलेजिनस शीथ बोले। ये जो है इस तरीके से जो ब्लू ब्लू है, मान लेते हैं ये सेल है, ये सेल है, सेल है, और यहाँ पे जो है एक जिलेटिनस जो है कोट कवरिंग जैसा बना रहेगा इसके चारों तरफ से। यहाँ पे येलो येलो सेल है, और ब्लू ब्लू जो है आपका म्यूसिलेजिनस शीथ लगा हुआ है इसके चारों तरफ जो है ना। तो ये आपका, ये जो है ये ब्लू कलर का जो है आपका यहाँ पे दिखा रहा है। They often form blooms in polluted water bodies, है ना। तो जो साइनोबैक्टीरिया है, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो वहां पे ब्लूम मतलब ह्यूज नंबर में जो है उसका साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन होगा, है ना, उस पॉल्यूटेड वाटर में। तो जब बहुत ज्यादा नंबर में एकाएक बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लूमिंग करना, है ना। जो साइनोबैक्टीरिया है वो पूरा जो है नंबर अपना बढ़ा लेगा जो है पॉल्यूटेड वाटर में। क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि पॉल्यूटेड में जो है आपका बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड्स प्रेजेंट होते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, और वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाता है, इसीलिए उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिवाइड करके अपना नंबर जो है एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा। तो दैट इज नॉन एज ब्लूमिंग। याद रखना है कहाँ पे? पॉल्यूटेड वाटर में। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी है ना, कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, कैसा कैसा मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। तो कैसे देखिए, हर एक एनसीईआरटी का हर एक लाइन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर सकता है, कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी, है ना, अमोनिया बना सकता है, नाइट्रेट बना सकता है, नाइट्राइट बना सकता है, ऐसे करके बना सकता है। तो जैसे ये आपका नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक में ये जो सेल है ये आपका, ये इस तरह का, ये हेटेरोसिस्ट है ना। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन एटमॉस नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करेगा, है ना। फिक्स करेगा कौन? हेटेरोसिस्ट। तो वो हेटेरोसिस्ट एक सेल है जो स्पेशल सेल होता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये आपका वीवीआई है। कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा स्पेशल सेल होता है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को? तो वो हेटेरोसिस्ट होता है। और ये पूरे, है ना, नॉस्टो का मान लीजिए फिलामेंट है तो सारे सेल हेटेरोसिस्ट नहीं होता है। कुछ कुछ सेल, जैसे एक सेल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ऐसे फ्यू सेल्स होते हैं हेटेरोसिस्ट वाले, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एटमॉस्फेयर से। अच्छा, तो अब इसका एग्जांपल नॉस्टॉक है और एनाबिना है। नॉस्टॉक का तो एग्जांपल ये आपका रहा, है ना। अब आगे है, ये तो हो गया साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल अगर पूछेगा तो नॉस्टॉक एंड एनाबिना। कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया किसका पार्ट है? तो यू बैक्टीरिया का। अब है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये भी किसका पार्ट है? तो ये भी यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है। और ये क्या करता है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे अपना खाना बनाता है? तो ये कोई यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, वहां से ये ऑर्गेनिक खाना बनाएगा, ऑर्गेनिक फूड। एनर्जी कहाँ से लेगा? तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर करके, है ना,
इन सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा और यहाँ पे आपका एनर्जी यूज होगा और उससे इनऑर्गेनिक से आपका ऑर्गेनिक खाना जो है ये बना लेगा जो है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है आपका, जैसे आपका एग्जांपल दिया हुआ है नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, है ना। ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन करने से, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो उसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया सब एग्जांपल है एनसीईआरटी में, इसको याद रखना है। एंड यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। और ये यहाँ जो एनर्जी निकलता है ये इसको यूज करता है और आपका खाना बनाएगा और एटीपी भी आपका बनाएगा। या फिर इसका फर्दर रेस्पिरेशन करेगा तो आपका एटीपी बनेगा जो है ना। इस तरीके से आपका ये काम करता है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इसको रिसाइकल करने में भी जो है ये एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो जहां जहां क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो है वहां पे क्वेश्चन एकदम से बनेगा। हीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? यू बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? तो ये भी यू बैक्टीरिया है। अब आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, है ना। ये जो कीमोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेटिक है ये तो बहुत कम है, फ्यू इन नंबर है। बट जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये भी यू बैक्टीरिया का पार्ट है। ये मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये नंबर में मिलता है। मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। याद रखना है मेजोरिटी क्या है? डिकम्पोजर्स है, डिकम्पोज करता है ना। Many of them have a significant impact on human affairs, है ना। मानव के जो कामों में भी जो है ये बहुत यूजफुल है या हेल्पफुल होता है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इस जो है एक महत्वपूर्ण जो है प्रभाव छोड़ता है। जैसे कि कैसे? तो दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम लोग जो है कर्ड बनाते हैं, वहां पे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो जो है यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना। तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं जो है आपका तो वहां पे हमें जो है हेल्प मिल जाता है किसी बीमारी से जो है लड़ने के लिए, है ना। एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज करते हैं, जेंटामाइसिन यूज करते हैं, है ना। इस तरह का बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है आपका आते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम जो प्लांट है उसके रूट रूट में जो है राइजोबियम जो है ना बैक्टीरिया आता है, वो आपको रूट नोड्यूल में जो है ना इस तरह से जो है आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। राइजोबियम जो है बैक्टीरिया है। मान लेते हैं इससे कोई प्लांट है जो है इस तरह से, तो यहाँ पे आपका रूट है ना, ये आपका लीफ है, ये आपका लीफ है, ये आपका लीफ है। और यहाँ पर रूट जो है नोड्यूल बनाते हैं, रूट जो है आपका यहाँ पे इस तरह से बनेंगे। इसमें जो मान लो ये बैक्टीरिया है तो ये इसके अंदर है ना इंटर करेंगे और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाता है। तो ये आपका लेग्यूम का प्लांट हो गया, लेग्यूम का उसका ये आपका ये रूट सिस्टम हो गया, रूट हो गया। तो वहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, एंटीबायोटिक्स बनाता है, याद रखना है। कर्ड बनाता है मिल्क से, ये सब कामों में जो है यूज होता है जो ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचाता है। अब है सम आर पैथोजेंस। कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, यानी कि जो है ये डिजीज काउज करता है, डिजीज जो है काउज करता है, काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। और ये ह्यूमन बीइंग को
डैमेज करता है, यानी कि खतरा पहुंचाता है। क्रॉप को भी जो है डैमेज करता है। फार्म एनिमल्स को डैमेज करता है। पेट्स से डॉग है, कैट है, ये सब में भी जो है ये बीमारी फैलाता है। फार्म एनिमल्स जैसे काऊ है, बुफेलो है, या और भी जो है ना एनिमल्स को हम लोग यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, वो सब एनिमल को भी ये बीमारी फैलाता है जो है। क्रॉप्स में भी बीमारी करवा देता है, ह्यूमन को तो कराता ही कराता है ना। तो ये सब जो है कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, सम, मोस्टली नहीं, ज्यादातर बैक्टीरिया जो है आपको आपको इन्वायरमेंट में हवा में घूमते हुए मिल जाएंगे, दिखेंगे नहीं, सॉइल में, पानी में, हर जगह बैक्टीरिया दिख रहा है। अगर ज्यादातर हार्मफुल होता तब तो फिर है ना बहुत परेशानी होती हम लोगों के लिए। बट ज्यादातर हार्मफुल नहीं होते हैं, सम जो है ना, कुछ ही बैक्टीरिया आपका पैथोजेनिक है या हार्मफुल है। मोस्ट जो है वो हार्मलेस होता है। अब यहाँ पे है कि कोलेरा, है ना, एक बीमारी है। टाइफाइड एक बीमारी है। टेटनस, साइट्रस कैंकर, ये तीनों जो है एनिमल से रिलेटेड बीमारी है। और ये साइट्रस कैंकर जो है वो प्लांट से रिलेटेड बीमारी है। ये कौन काउज करवाता है? तो डिजीज काउज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया जो है इस तरह की बीमारी करवाता है। जैसे कोलेरा है, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड है, सैल्मोनेला टाइफी, है ना, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, टेटनस करवाता है। इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया होता है जो अलग अलग बीमारी आपका करवाता है। यहाँ पे पूछेगा कि कौन कौन सा, है ना, पूछ देगा कोलेरा है किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा। या कभी टाइफाइड के बारे में पूछेगा किससे होता है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्टा, इस तरह से फंजाई। टेटनस किससे होता है? तो ये सब बैक्टीरियल है। साइट्रस कैंकर किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। मेनली जो है जैसे एक पहले एक बैक्टीरिया होगा, है ना, इस तरह से एक बैक्टीरिया जो है आपका ये होगा, बाद में जो है ये फ्यूजन में चला गया, यानी कि इस तरह से इसमें धीरे धीरे फरो बनना शुरू होगा इस तरह से, है ना, और ये फिर डिवाइड हो जाएगा। तो यही कह रहा है बाइनरी फिजन होता है मोस्ट ऑफ द में। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। अगर अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, है ना, अनफेवरेबल जो है कंडीशन आ जाए, तो ये स्पोर बना देगा, समथिंग इस तरह से, है ना, स्ट्रक्चर बना देगा और इधर चारों तरफ से इस तरह से एक, है ना, एक, एक जो है सेल वाल जैसा कुछ बना देगा। तो ये आपका हो गया स्पोर। और ये एडवर्स कंडीशन में भी जो है आराम से पड़ा रहेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर से जर्मिनेट करेगा, है ना, और फिर से ये बैक्टीरिया जो है बना देगा जो है फेवरेबल कंडीशन में, है ना। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जर्मिनेट करेगा, है ना, और ये फिर से बैक्टीरिया आपका बना देगा। तो इस तरीके से एक रिप्रोडक्शन होता है। एक तो बाइनरी फिजन ये हो गया, है ना, डिवाइडिंग हो गया बाइनरी, बाय फिजन हो गया, ये फिजन हो गया। और ये आपका एसेक्सुअल हो गया, स्पोर बना करके जो है ना स्पोर प्रोडक्शन कर रहा है यहाँ पे, स्पोर करेगा। और दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सपोज दैट ऐसे करके एक बैक्टीरिया है और वो कंजुगेशन ट्यूब बनाएगा दूसरे बैक्टीरिया के साथ ऐसे करके। और ये मान लेते हैं मेन क्रोमोसोम है, ये प्लाज्मिड है, तो ये प्लाज्मिड वाला जीन जो है ऐसे रेप्लिकेट करके इसके अंदर चला आएगा। तो ये प्लस टाइप होगा, ये माइनस टाइप होगा, है ना। दोनों जेनेटिकली थोड़ा सा डिफरेंट होना जरूरी है, तब जा करके ये, है ना, कंजुगेशन ट्यूब यहाँ पे बन रहा है। कौन बनाता है? तो पिलाई, है ना, कंजुगेशन ट्यूब। पहले एक्चुअली कैसा होगा, ऐसे करके था, ऐसे करके ये पिलाई बनने लगा, और फिर जो है इस तरह से दूसरा पिलाई बना, और फिर फाइनली जो है ये फ्यूज कर गया, है ना, और समथिंग जो है इस तरह का कंजुगेशन ट्यूब बनाया। और यहाँ जो जीन डीएनए मटेरियल होगा वो इधर ट्रांसफर होकर के चला जाएगा, तो ये जीन जीन का ट्रांसफर हो जाएगा,
है ना। और फाइनली जो है अगर देखा जाए तो ऐसे करके यहाँ प्लाज्मिड नहीं था, यहाँ पे मेन क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे भी प्लाज्मिड आपका 2 सेल बनेगा। यहाँ पे मेन क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड होगा, यहाँ भी मेन क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड हो जाएगा। इस तरीके से जीन का जो है ट्रांसफर आपका हो गया। तब हम बोलेंगे उसको अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल भी है और बाइनरी फिजन भी है। तो इस तरीके से आपका तीनों मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो है आपका ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो एसेक्सुअल होगा। बाइनरी फिजन भी एक प्रकार का एसेक्सुअल ही है। तो इस तरीके से बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर, है ना, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को जो है प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है, बट इसमें सेल वॉल जो है लिविंग सेल है ना। ऑर्गेनिज्म दैट लिविंग सेल्स नॉन एज द सॉरी आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इसमें सेल वॉल जो है नहीं होता है। यह स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल है, आप कह सकते हैं, है ना। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो भी सर्वाइव करेगा, है ना। ऑक्सीजन नहीं है, दोनों कंडीशन में कैन सरवाइव, है तो भी नहीं है तो भी सरवाइव कर सकता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। तो मेनी सम नहीं, ज्यादातर जो माइकोप्लाज्मा है वो पैथोजेनिक होता है, एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी। तो ये था आपका मोनेरा किंगडम के बारे में। तो होप बहुत चीजें आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा, है ना। और अगर कोई क्वेरीज होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पे हम इसका जवाब जो है देंगे। या अगर ज़्यादा क्वेरी होंगे तो हम एक अलग सा वीडियो बना सकते हैं उस पे। तो होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी सारी चीज़ें किंगडम मोनेरा के बारे में। नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आज अभी के लिए इतना ही। थैंक्स।